इंसान अपने दिमाग का कितना हिस्सा इस्तेमाल करता है? 5%, 10% या शायद उससे भी कम। लेकिन सोचो, अगर किसी दिन एक इंसान अपने दिमाग की पूरी 100% ताकत को अनलॉक कर दे तो क्या वो भगवान बन जाएगा या फिर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गलती से ऐसी शक्ति हासिल कर बैठती है जिसे साइंस भी समझ नहीं पाई। लूसी अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ थी। वो थोड़ा बेचैन था और उसे जल्दी थी, इसलिए उसने लूसी से कहा कि वो उसकी जगह एक ब्रीफकेस दे आए। इसके बदले उसने $500 देने का वादा किया और कहा कि बस इसे मिस्टर जैंग को देना है। लूसी को शक हुआ तो उसने पूछा कि इसमें क्या है। रिचर्ड बात टालने लगा और बोला कि उसे नहीं पता, शायद कुछ मामूली कागज होंगे। ये बात लूसी को कुछ हजम नहीं हुई। बेकार से कागजों के लिए कोई इतने पैसे क्यों देगा? जब लूसी ने मना किया तो रिचर्ड ने जबरदस्ती की। उसने ब्रीफकेस को हथकड़ी से लूसी की कलाई में बांध दिया। उसने बताया कि इसे खोलने की चाबी और कोड सिर्फ मिस्टर जैंग के पास है। लूसी ने बहुत विरोध किया लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में और कोई रास्ता न होने पर लूसी उस बिल्डिंग की तरफ चल दी। रिसेप्शन पर उसने बॉस से मिलने को कहा। रिसेप्शन वाले ने उससे पूछताछ शुरू कर दी कि उसे किसने भेजा है, उसके पास क्या है और वो किसकी तरफ से आई है। लूसी ने रिचर्ड का नाम लिया लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानता। फिर उसने किसी और भाषा में अपने बॉस को उसके आने की खबर दी। मिस्टर जैंग ने उसका नाम पूछा और नाम पता चलने पर उसे वहीं खड़े रहने का ऑर्डर दिया। लूसी ने पूछा कि क्या वो बैठ सकती है, लेकिन रिसेप्शन वाले ने उसे खड़े रहने की सलाह दी और बोला कि इसके पीछे वजह है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट के दरवाजे खुले। सूट पहने कुछ आदमी बाहर निकले। उनके पीछे पीछे एक कड़क दिखने वाला एशियन आदमी भारी कदमों से चलता हुआ आया। वो मिस्टर जी था। बाहर रिचर्ड ये सब देख रहा था लेकिन तभी एक गोली चली और उसकी वहीं मौत हो गई। आदमियों ने लूसी को पकड़ लिया और बॉस के ऑफिस ले गए। वहाँ उसने जमीन पर खून से लथपथ 2 लाशें देखी जिनके नीचे खून फैल रहा था। ये देखकर उसे उल्टी आ गई। मिस्टर जैंग चश्मा पहने हुए सामने आया और उसके हाथ खून से सने थे जो एक असिस्टेंट ने धोए। लूसी बहुत डर गई थी। उसने मिन्नतें की कि उसका हाथ ना काटे और एक ट्रांसलेटर बुलाने को कहा। जब ट्रांसलेटर ने उससे बात की तो लूसी ने कहा कि उसे इस ब्रीफकेस के बारे में कुछ नहीं पता। रिचर्ड ने उसे ये दिया था और उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जैंग को तसल्ली नहीं हुई। उसने एक कागज पर 140 लिखा और उसकी तरफ सरका दिया। ट्रांसलेटर ने बताया कि ये कोट है और बॉस चाहता है कि वो इसे खोले। लूसी हिचकिचाई और पूछा कि क्या ये खतरनाक है। ट्रांसलेटर ने मना किया तो वो बोली कि अगर ये सेफ है तो जैंग खुद क्यों नहीं खोल लेता। बाहर से बॉस ने जवाब दिया कि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं था। उसे डरता हुआ देखकर जैंग ने अपने आदमियों को उस पर बंदूक तानने का ऑर्डर दिया। लूसी घबरा गई और कांपते हुए उसने कोड डाल दिया। अंदर उसे कुछ पैकेट मिले जिनमें कोई नीली चीज या पत्थर थे जो उसे बहुत अजीब लगे। जैंग ने एक प्लास्टिक का ट्यूब लिया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और एक बहुत बुरी तरह घायल आदमी के पास ले गया जिसे कमरे में लाया गया था। उन्होंने उस आदमी को जबरदस्ती वो चीज सूंघाई। कुछ ही सेकंड में वो आदमी आपे से बाहर हो गया और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। कुछ गार्ड भी हंसने लगे लेकिन अपने बॉस की घूरते ही चुप हो गए। अचानक जैंग ने अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी के सिर में गोली मार दी। खून लूसी के चेहरे और कपड़ों पर छिटक गया और वो सदमे में सुन्न रह गई। लाश को हटा दिया गया और लूसी बॉस के सामने अकेली रह गई जो उसके पास आया और बोला कि उसके पास लूसी के लिए एक काम है। लूसी ने कांपते हुए कहा कि उसे कोई काम नहीं करना है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, सिक्योरिटी चीफ ने उसे जोरदार मुक्का मारा जिससे वो बेहोश हो गई। लूसी एक होटल के कमरे में जागी। उसके कपड़े उतरे हुए थे और चोट के निशान थे। उसने अपने पेट पर एक कट का निशान देखा। वो कंफ्यूज थी और एनेस्थीसिया के नशे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी सिक्योरिटी चीफ अंदर आया। कोरियन भाषा में कुछ बोला। उसके कपड़े उसकी तरफ फेंके और कपड़े पहनने को कहा। उसे बॉस के पास एक शानदार ऑफिस में ले जाया गया। उसने अपनी चोट के बारे में पूछा तो एक आदमी ने बताया कि ये एक छोटा सा चीरा है ताकि उसके शरीर में रखकर ड्रग्स को कहीं और भेजा जा सके। उसने गारंटी दी कि यूरोप में लोग इस नए CPH4 नाम के प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। उसी की तरह फंसे हुए कुछ और आदमियों को भी वहाँ लाया गया। बॉस के पास अलग अलग जगहों के लिए पासपोर्ट और फ्लाइट के टिकट तैयार थे। उसने यकीन दिलाया कि 24 घंटे में वो अपने अपने देशों में पहुंच जाएंगे और वहाँ उनसे माल निकाल कर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने चालाकी करने या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो उनके पास उनके घर वालों की पूरी डिटेल है। पता नहीं क्यों मिस्टर जैंग ने लूसी के लिए थोड़ी हमदर्दी दिखाई, दोनों के लिए ड्रिंक निकाली और उसे हैप्पी जर्नी बोलकर विदा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबका चेहरा ढक दिया और उन्हें ले जाने लगे। लूसी ने पूछा कि क्या वो इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसने जवाब दिया कि ये उनका नया बिजनेस मॉडल है। लूसी, जिसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था, उसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। वो कोई प्लान सोचने की कोशिश कर रही थी और खुद को बार बार समझा रही थी कि फ्लाइट में बैठने और वहाँ से निकलने तक
उसे शांत रहना होगा। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ कुछ आदमियों ने उसे दीवार से जंजीर से बांध दिया। उनमें से एक ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने तुरंत जवाब दिया और उसकी उंगली मरोड़ दी। उस घटिया आदमी ने अपना खून मुंह से चाटा और फिर लूसी को पीटना शुरू कर दिया। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके पेट पर लातें मारी। एक और आदमी बीच में आया, उसे कमरे से बाहर ले गया और लूसी को अंदर बंद कर दिया। बुरी तरह घायल लूसी को महसूस हुआ कि उसके पेट के टांके खुल गए हैं, जिससे पैकेट का कुछ माल उसके शरीर में फैलने लगा है। वो ड्रग तेजी से उसके खून में घुलने लगा, जिससे वो बुरी तरह कांपने लगी। उसकी स्किन और आंखें बदल गईं और ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके शरीर के अंदर बिजली की तरह दौड़ रहे हों। दर्द इतना बढ़ गया कि उसे दौरे पड़ने लगे। लूसी हवा में उड़ने लगी और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। छत तक पहुंचने पर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत किसी भी फिजिकल लिमिट से ज्यादा थी। जंजीर को पकड़कर उसने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वो एनर्जी उसे पूरे कमरे में घसीट रही थी। उसी पल लूसी ने अपने दिमाग की 20% ताकत को जगा लिया था। लूसी ने झटके से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उसकी आंखों में नीली चमक दिखाई दी, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। शांत होने का नाटक करते हुए वो बैठी रही और अपने आसपास देखने लगी। उसकी पहरेदारी करने वाले आदमियों में से एक कमरे में आया और अपनी जेब का सारा सामान टेबल पर निकाल दिया, जिसमें एक बंदूक और कुछ चाबियां थीं। उसने लूसी को बुरी नीयत से देखा और उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। लूसी ने हर मूव का हिसाब लगाते हुए बिल्कुल सही टाइम पर रिएक्शन दिया। उसने उसे पकड़ा, दीवार की तरफ धक्का दिया और बड़ी फुर्ती से उसकी बेल्ट निकाल ली। उसने बेल्ट से टेबल को फंसाया, बंदूक को अपने पास खींचा और बिना सोचे उसे गोली मार दी। वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी जहां बाकी किडनैपर थे। उसने बिना हिचकिचाए सटीक गोलियां मारकर उन्हें भी निपटा दिया। इसके बाद वो ऐसे खाने बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसने देखा कि उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसे पता चला कि उसके कंधे पर गोली लगी है। उसने एक डॉक्टर की तरह बहुत सफाई से गोली बाहर निकाल ली और उसके चेहरे पर दर्द का नाम ओ निशान नहीं था। उसने कई हथियार उठाए और एक बैग में रख लिए। उसने अपने ऊपर कपड़ा डाला और बाहर निकल गई। बाहर का इलाका बहुत खतरनाक था, जहाँ चारों तरफ 2 नंबर का काम और हथियारों वाले लोग थे। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? नहीं। तुम इंग्लिश बोलते हो? ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में ले गया और शीशे से उसे शक की नजरों से देखने लगा। लूसी ने अपना ध्यान लगाया तो उसे पता चला कि वो बहुत दूर की बातें भी सुन सकती है और अपनी मर्जी से चुन सकती है कि उसे किसकी बात सुननी है, जैसे वो दिमाग में कोई रेडियो स्टेशन सेट कर रही हो। वो एक हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे। नीचे उतरने से पहले उसने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। वो बिना डरे अंदर गई। सफेद और ठंडे बरामदों से होती हुई ऑपरेशन थिएटर वाले हिस्से में पहुंच गई। उसने वहां के स्टाफ की परवाह किए बिना एक गेट खोला। दीवारों पर लगी एक्सरे रिपोर्ट देखकर उसने ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज को देखा और बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। उसने एक डॉक्टर वाले अंदाज में बताया कि उस आदमी को एक ऐसा ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था और वो उसके पूरे दिमाग और रीढ़ की हड्डी तक फैल चुका था। सब पर बंदूक तानते हुए उसने बताया कि उसके पेट में भी ड्रग्स का एक पैकेट डाला गया है जो फट चुका है। उसने ऑर्डर दिया कि वो उसे तुरंत बाहर निकाले। ये सब देखकर एक नर्स बेहोश हो गई। घबराया हुआ सर्जन उसकी जांच करने लगा। लूसी ने बहुत शांत आवाज में ऑपरेशन की तैयारी के दौरान ही एक फोन कॉल किया और बोली कि उसे बेहोश ना किया जाए, उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये फोन उसने अपनी माँ को किया था, जो उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई। लूसी ने बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज में अपनी माँ से कहा कि वो सब कुछ महसूस कर सकती है, जैसे उसकी हर पावर हद से ज्यादा बढ़ गई हो। उसने बताना शुरू किया कि वो क्या क्या महसूस कर रही है, हवा कैसी लग रही है, उसमें होने वाली झंझनाहट, आसपास के लोग, धरती की ग्रेविटी और उसका घूमना। वो अपने शरीर की गर्मी, नसों में दौड़ते खून और अपने दिमाग का बिल्कुल सही वजन महसूस कर सकती थी। यहाँ तक कि उसे बचपन में पिए गए अपनी माँ के दूध का टेस्ट भी याद आ गया, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत कंफ्यूज और परेशान हो गई। अपनी माँ को और ज्यादा डराने के बजाय लूसी ने बस इतना कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे पालने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। माँ इमोशनल हो गई और उसने भी प्यार जताया, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उधर सर्जन ने लूसी के पेट से 500 ग्राम ड्रग्स बाहर निकाल दी। बिना कोई दर्द दिखाए उसने डॉक्टर से पूछा कि इसे उसके शरीर से पूरी तरह निकलने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर ने हैरान होते हुए बताया कि ये CPH4 है, एक ऐसा केमिकल जो औरतें प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बहुत ही कम मात्रा में बनाती हैं ताकि बच्चे की हड्डियां बनने के लिए जरूरी एनर्जी मिल सके। उसने इसकी ताकत को एक छोटे एटम बम जैसा बताया। उसने इसे लैब में बनाने की कोशिशों के बारे में सुना था, लेकिन कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। अगर लूसी के शरीर में इतनी ज्यादा मात्रा चली गई है तो उसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लूसी ने बहुत ही प्रैक्टिकल होकर ये समझ लिया कि अब उसके पास टाइम बहुत
बहुत कम है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लगी। वो हर चीज में एनर्जी को बहते हुए देख सकती थी, चीजों में होने वाली वाइब्रेशन और वो पैटर्न भी जो किसी आम इंसान को नहीं दिखते। वो सीधा एक महंगे स्पा में गई जहाँ मिस्टर जैंग मौजूद था, जो उस वक्त टैटू बनवा रहा था। उसके इस तरह चुपचाप आने से टैटू बनाने वाली लड़की डर के मारे भाग गई। बिना कोई मौका दिए लूसी ने जैंग के दोनों हाथों में 2 चाकुओं को गाड़ दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने उसे बताया कि अब उसके लिए किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। उसने ये भी कहा कि अब उसे अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है और वो इंसानी फितरत और उनके खुद के बनाए हुए रास्तों की रुकावटों को समझती है। उसने बाकी ड्रग्स ले जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी, क्योंकि वो बाकी का माल वापस लेना चाहती थी, लेकिन उसने इसकी वजह नहीं बताई। जैंग ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन लूसी ने अपने दोनों अंगूठे उसके माथे पर रखे और अपनी दिमाग की ताकत से उसकी यादें पढ़ने लगी। उसके दिमाग में साफ तस्वीरें आने लगी, फ्लाइट के टिकट जिन पर बर्लिन, पेरिस, रोम और खुद उसके केस में इंग्लैंड लिखा था। इसके बाद वो अपने फ्लैट पर वापस गई, जहां उसकी रूममेट शिकायत कर रही थी कि चाइनीज ना आने की वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो गई, और फिर बड़ी खुशी से बताने लगी कि वो आज एक लड़के से मिलने वाली है। लूसी ने उसकी तरफ देखे बिना ही इंटरनेट पर अपनी हालत के बारे में खोजना शुरू कर दिया। अब वो लोगों के सोचने का तरीका समझ सकती थी और उनके बोलने से पहले ही उनके शब्द जान लेती थी। इसलिए उसने अपनी दोस्त के बोलने से पहले ही बता दिया कि वो लड़का उसे कहाँ ले गया था। और जब उसकी रूममेट ने लूसी की डेट के बारे में पूछा तो उसने बड़े रूखेपन से जवाब दिया कि रिचर्ड मारा गया। इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए लूसी को इंसान के दिमाग के एक्सपर्ट साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन का एक आर्टिकल मिला। उसने तुरंत उसे फोन मिलाया। अपने होटल के कमरे से नॉर्मन को यकीन ही नहीं हो रहा था जब उस औरत ने बताया कि उसने उसकी लिखी हुई सारी किताबें पढ़ ली हैं, पूरे 6734 पेज, और वो उन्हें शब्द दर शब्द जुबानी सुना सकती है। उसे लगा कि ये किसी स्टूडेंट का भद्दा मजाक है, लेकिन तभी उसके कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर लूसी दिखाई देने लगी। लूसी ने बताया कि नॉर्मन की थ्योरी बेसिक है लेकिन सही है। उसने बताया कि उसके सेल्स हर सेकंड लाखों की गिनती में बढ़ रहे हैं और अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी बची है। उसने बताया कि उसके शरीर में बहुत सारा सिंथेटिक CPH4 चला गया है और अब वो अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर रही है। नॉर्मन के ही लिखे हुए आर्टिकल के हिसाब से 20% तक पहुंचने पर दिमाग खुलने लगता है और उन सारी रुकावटों को तोड़ देता है जो हमें चीजें समझने और जानकारी लेने से रोकती हैं। नॉर्मन ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकती है। लूसी ने हाँ कहा और ये भी बताया कि वो दूसरों के शरीर को भी कंट्रोल कर सकती है और टीवी, रेडियो और फोन जैसी चीजों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को भी अपने हिसाब से चला सकती है। उसने आगे कहा कि अब उसे ना तो दर्द होता है, ना डर लगता है और ना ही कोई इच्छा बची है। जो चीजें उसे इंसान बनाती थी वो सब अब खत्म हो चुकी हैं। इनकी जगह क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेल्यूलर बायोलॉजी में उसकी नॉलेज बिना किसी लिमिट के बढ़ती जा रही है। उसने माना कि उसे नहीं पता कि वो इतनी सारी जानकारी का क्या करे। नॉर्मन के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। उसने कहा कि जिंदगी का असली मकसद हमेशा से अपनी सीखी हुई चीजों को दूसरों तक पहुंचाना रहा है। अगर उसे कोई सलाह चाहिए तो उसे अपनी इस नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। लूसी, जिसके दिमाग में अब सब कुछ बिल्कुल साफ था और उसके इरादे इतने पक्के थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था, उसने डॉक्टर नॉर्मन को बताया कि वो 12 घंटे में उसके घर पहुंच जाएगी। उसने उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना फोन काट दिया, जिससे नॉर्मन उसके इतने कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान रह गया। थोड़ी ही देर बाद उसने कुछ जरूरी कागजों के प्रिंट आउट निकाले जो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ही मिनटों में तैयार कर लिए थे, जो उसकी लगातार बढ़ती हुई ताकत का एक और सबूत था। उसकी रूममेट अभी अभी नहा कर निकली थी और उसने पूछा कि क्या वो जा रही है। लूसी ने उसे कुछ पेपर्स पकड़ाए। जब उस लड़की ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है तो उसे सीधा जवाब मिला, ये एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने पूछा कि लूसी ने ये सब चाइनीज में कैसे लिख लिया। लूसी, जो जाने की तैयारी कर रही थी, उसने बताया कि उसने सिर्फ 1 घंटे पहले ही ये भाषा सीखी है। बहुत ही सीधे और डॉक्टर वाले अंदाज में लूसी ने उसे वार्निंग दी कि उसकी किडनी और लिवर खराब हो रहे हैं और उसे तुरंत अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। उसने उसे एक खास डाइट फॉलो करने, एक्सरसाइज शुरू करने और ठीक होने के लिए लिखी हुई दवाइयां लेने को कहा। वो लड़की एकदम सुन्न रह गई। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है और वो लूसी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते हुए देखती रही। चीन की न्यूज में एक अलर्ट आ रहा था, एक खतरनाक औरत सिर्फ एक हॉस्पिटल गाउन पहने हुए अस्पताल से भाग गई है। लूसी अब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। उसने एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस, हाई हील्स और सनग्लासेस पहने हुए थे और किसी की नजरों से बचने के लिए अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल और बालों का कलर भी बदल लिया था। उसने अपने फोन से फ्रांस की पुलिस को कॉल किया और एक इन्वेस्टिगेटर से बात करने को कहा। उसने कहा कि उसके पास एक बहुत बड़े ड्रग नेटवर्क की जानकारी है और उसने मांग की कि उसकी कॉल एजेंट पियरे डेल रियो को ट्रांसफर की जाए। जब पियरे ने फोन उठाया तो लूसी ने अपना नाम नहीं बताया। इसके बजाय
उसने पियरे से कहा कि वो उसकी बात सुने और जो वो कह रही है उसे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करे। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने एकदम सही बताना शुरू कर दिया कि पियरे कहाँ बैठा है, उसकी टेबल पर क्या क्या रखा है और उसके हाथ के पास रखा लाल पेन भी। उसने पियरे से वो पेन उठाने और वो सब लिखने को कहा जो वो बताने वाली थी। इतनी सटीक जानकारी सुनकर पियरे हैरान रह गया और उसने उसकी बात मानने का फैसला किया। लूसी ने उसे 3 आदमियों के बारे में बताया जो 1-1 किलो ड्रग्स लेकर यूरोप में घुसने की कोशिश करेंगे। उसने ये भी बताया कि ये चीज बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है। एयरपोर्ट पर लूसी ने अपनी टिकट और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ड्रग्स सूंघने वाला एक कुत्ता उसके पास आया, लेकिन उसे देखते ही डर कर पीछे हट गया, जैसे उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो गया हो। इसी बीच उसने पियरे को एक पूरी फाइल भेज दी जिसमें उन संदिग्धों की फोटो और सारी डिटेल थी, ताकि उन्हें फ्लाइट में बैठने से पहले ही पकड़ा जा सके। उस जानकारी की मदद से पुलिस का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और तीनों आदमियों को बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया गया। कार्टेल के सुपरवाइजर्स ने जब अपने आदमियों को गिरफ्तार होते देखा तो उन्होंने जैंग को इसकी खबर दे दी। इस बीच पियरे और डॉक्टर नॉर्मन से मिलने के लिए लूसी पेरिस जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुकी थी। रास्ते भर वो एक साथ 2 कंप्यूटर पर काम कर रही थी, किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज स्पीड में डेटा को प्रोसेस और डिकोड कर रही थी। उसे इतना खोया हुआ देखकर एक एयर होस्टेस ने उससे रूल के हिसाब से अपने लैपटॉप बंद करने को कहा। बिना स्क्रीन से नजरें हटाए लूसी ने उससे कहा कि उसे अपनी नाक साफ करनी चाहिए। वो औरत पहले तो कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी नाक से खून आ रहा था और वो तुरंत वहाँ से चली गई। लूसी ने एक ग्लास शैंपेन मंगवाई। अब तक वो अपने दिमाग की 40% ताकत तक पहुँच चुकी थी। पहला घूंट पीते ही उसने ग्लास के नीचे एक दांत देखा। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और महसूस किया कि उसके बाकी दांत भी टूटने लगे हैं। उसकी स्किन और मसल्स ऐसे गलने लगे जैसे किसी घुलने वाले पाउडर में बदल रहे हों और उसके शरीर से झाग सा निकल रहा हो। घबराकर वो वॉशरूम की तरफ जाने के लिए उठी। वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसके शरीर में झटके लग रहे थे और ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की और अपनी सीट पर वापस जाकर सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन उसके शरीर का गलना जारी था और लूसी समझ गई थी कि वो इसे रोक नहीं सकती। उसे पता था कि खुद को बचाने का एक ही तरीका है, इसलिए उसने बाकी बचे सी PH-4 की थैली खोली और उसे एक ही बार में खा लिया। बाहर एक केबिन क्रू का मेंबर वॉशरूम का दरवाजा पीट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जब फ्लाइट पेरिस में लैंड हुई तो पियरे को एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि लूसी शहर में पहुंच चुकी है। उधर लूसी एक हॉस्पिटल के कमरे में जागी। उसका शरीर फिर से जुड़ चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी। हालांकि अब उसके दिमाग की ताकत बढ़कर 50% हो गई थी, जिससे उसे और भी ज्यादा अजीब और जादुई ताकतें मिल गई थीं। उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपने अगले प्लान को पूरा करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नर्स ने डॉक्टरों और इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि पेशेंट को होश आ गया है। सब लोग बचते बचाते उसके पास पहुंचे, लेकिन जिन लोगों ने उस पर बंदूकें तानी थीं, लूसी ने उन्हें कुछ ही सेकंड में धूल चटा दी और वो सब बेहोश हो गए। लूसी ने पियरे को छोड़ दिया और बताया कि उसे उससे बात करनी है। जब उसने देखा कि पियरे अपनी बंदूक नीचे नहीं कर रहा है तो उसने अपने दिमाग से ही बंदूक को खोल दिया और सारी गोलियां नीचे गिरा दी। पियरे समझ गया कि ये कोई आम खतरा नहीं है और वो बात करने के लिए मान गया। लूसी ने पूछा कि क्या ड्रग्स के वो पैकेट उसके पास सेफ हैं? पियरे ने कहा कि वो पेरिस में बिल्कुल सेफ है, लेकिन लूसी इस बात पर अड़ी रही कि वो पैकेट उसके पास ज्यादा सेफ रहेंगे। उसी वक्त वो गुंडे पेट से ड्रग्स के पैकेट निकलवाने के लिए एक हॉस्पिटल में घुस गए। पेरिस की पुलिस पहले ही इस केस में लग चुकी थी, जबकि जैंग के आदमी हर हलचल पर नजर रख रहे थे ताकि अपने बॉस को खबर दे सकें। वो गिरफ्तार किए गए आदमियों से मिलने चल पड़ी। पियरे ने माना कि अपने पूरे जासूसी के करियर में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा जो लूसी ने किया और इससे उसे डर भी लगा था। लूसी ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बीच वो हवा में तैरती हुई आवाजों को रेडियो सिग्नल की तरह पकड़ रही थी। उसने गाड़ी का रेडियो सेट किया और कोरियन भाषा में उन जैंग के आदमियों की बातें सुनी जो उनका पीछा कर रहे थे। लूसी ने गाड़ी चलाने को कहा। पियरे ने मना कर दिया क्योंकि एक सरकारी गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन लूसी ने अपनी दिमागी ताकत से उसे उड़ाकर बराबर वाली सीट पर बैठा दिया और डर के मारे पियरे ने फिर कोई विरोध नहीं किया। उसी वक्त जैंग के आदमी उस कमरे में घुस गए जहां वो संदिग्ध लोग थे और पुलिस वालों को मारकर उन कैदियों के साथ अकेले रह गए। पेरिस की सड़कों पर लूसी बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी। उसने बताया कि वो पहली बार गाड़ी चला रही है। टाइम बचाने के लिए वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने लगी, जिससे कई एक्सीडेंट हुए और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पियरे ने कहा कि वो रेडियो पर बात करके उन्हें रोकने को कहेगा, लेकिन लूसी ने बिना रुके एक गली के लोहे के बैरियर नीचे किए और गाड़ी निकाल ली। फिर उसने बैरियर वापस ऊपर कर दिए, जिससे पुलिस की गाड़ियां रुक गईं और मार्केट में बुरी तरह अफरा तफरी मच गई। दूसरी जगह जैंग के आदमी अपने ही साथियों की लाशों से पैकेट निकाल रहे थे। 2 बच गए थे, लेकिन एक ने भागने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। तभी लूसी वहां पहुंच गई। कोरियन आदमी उसे मारने के इरादे से आगे बढ़े। एक ने उसका मजाक उड़ाया
और ब्रीफ केस देने से मना कर दिया। लेकिन लूसी, जिसका दिमाग अब 60% खुल चुका था, उसने एक ऐसी दीवार बना दी जो दिखाई नहीं दे रही थी और उसे वहीं रोक दिया। अपने हाथ के एक इशारे से उसने उनकी सारी बंदूकें हवा में उड़ा दी और उन्हें छत से चिपका दिया। जब उन्होंने ताकत के जोर पर उस पर हमला करना चाहा तो वो खुद भी छत पर चिपक गए। वो ब्रीफ केस वाले आदमी के पास गई, उसे सुन्न किया, ब्रीफ केस छीनकर पियरे को दिया और बाकी बचे पैकेट लाशों से निकाल लिए। फिर उसने पियरे को वहां से चलने का इशारा किया। पियरे हिचकिचाया क्योंकि उसे लगा कि लूसी इतनी ताकतवर और स्मार्ट है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लूसी ने जोर दिया और उसे ये कहकर किस किया कि ये उसे एक याद की तरह काम आएगा। जैंग ने जब लूसी को पियरे के साथ जाते देखा तो उसे शक हुआ और उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने का ऑर्डर दिया। उधर सैमुअल, जो यूनिवर्सिटी की लैब में बाकी साइंटिस्ट्स के साथ था, उसे लूसी का फोन आया कि वो पेरिस पहुंच चुकी है। जब उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में है तो लूसी अचानक गेट पर खड़ी मिल गई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। नॉर्मन उसे अपने साथियों से मिलवाना चाहता था, लेकिन लूसी ने कहा कि वो पहले से ही जानती है कि वो सब कौन है। प्रोफेसर ने बताया कि ये पहली इंसान है जिसने अपने दिमाग का 100% एक्टिव कर लिया है। हालांकि उन्हें इसके पीछे की वजह नहीं पता थी। जब एक सबूत मांगा गया तो लूसी ने एक साइंटिस्ट को छुआ और उसकी जिंदगी के बिल्कुल पर्सनल राज बता दिए, जिसमें वो कार एक्सीडेंट भी शामिल था जिसमें उसके 6 साल के बेटे की जान चली गई थी। उसकी बात इतनी सच थी कि वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। जैंग हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लूसी को ये पहले ही पता चल गया, इसलिए उसने पियरे से गेट बंद करने को कहा ताकि थोड़ा टाइम मिल सके और उसे वार्निंग दी कि कुछ लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। बाहर पुलिस भी यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी थी, जबकि जैंग के आदमी अपनी बंदूकें तैयार कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने उससे पूछा कि उसे इतनी जानकारी कैसे मिलती है। लूसी ने बताया कि ये सब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से होता है। हर सेल दूसरे सेल्स से बात करता है और एक सेकंड में लाखों जानकारी इधर उधर भेजता है। सेल्स के इसी जाल से हर चीज बनती है। बात करते करते उसने दिखाया कि कैसे वो अपने हाथ का रूप बदल सकती है, उसे कई हाथों में बदल सकती है, उसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकती है और फिर से नॉर्मल कर सकती है। उसने बताया कि उसके लिए ये सब काम एक ही जैसे हैं। लूसी ने कहा कि इंसान खुद को सबसे अलग मानते हैं और अपनी पूरी दुनिया को बस एक नंबर के हिसाब से नापते हैं। इसे समझाने के लिए उसने एक पेन को हवा में उड़ाया और उसे अलग अलग चीजों में बदलने लगी। उसने बताया कि इंसान असलियत को सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना वो हजम कर सके, जिससे चीजें समझ तो आती हैं लेकिन उनकी असली ताकत छिपी रह जाती है। नॉर्मन ने फिर पूछा कि अगर इंसान और मैथ के नियम चीजों को नापने का सही पैमाना नहीं है तो फिर इस दुनिया को चलाता कौन है। लूसी ने जवाब दिया कि सब कुछ नापने का असली तरीका टाइम है। उसने समझाया कि अगर एक गाड़ी बहुत तेज चलकर गायब हो जाए तो भी वो सिर्फ टाइम की वजह से वजूद में रहती है, क्योंकि टाइम के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती। हथियारों से लैस जैंग के आदमी अंदर घुस आए। वो बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ रहे थे और हर चीज पर गोलियां चला रहे थे। पियरे ने बताया कि वो उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। लूसी, जो बिल्कुल शांत थी, उसने ऐलान किया कि अब उसका वक्त आ गया है। उन्होंने CPH-4 वाला ब्रीफ केस खोला और इस पूरे काम को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगा दिया। इसके बाद उन्होंने वो सारा माल घोला ताकि उसे इंजेक्शन के जरिए लूसी की नसों में डाला जा सके। नॉर्मन ने घबराते हुए उसे वार्निंग दी कि इतने बड़े डोज से वो जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन लूसी ने कहा कि उसका मकसद दिमाग को 100% तक खोलना है और इसके लिए उसे सेल्स को उनके कोर तक फोर्स करना पड़ेगा। नॉर्मन को शक था कि क्या इंसान इसके लिए तैयार है। उसे डर था कि इतनी नॉलेज से दुनिया में तबाही मच जाएगी। लूसी ने पलटकर जवाब दिया कि तबाही जानकारी होने से नहीं बल्कि अज्ञानता से आती है, और उसने बताया कि वो अपनी सारी नॉलेज को सेव करने के लिए एक कंप्यूटर बनाएगी। नॉर्मन ने इमोशनल होकर बस यही दुआ की कि इंसान उसके इस बलिदान के लायक साबित हो। इस बीच बाहर गलियारे में पियरे और जैंग के आदमी गोलियां चलाने के लिए तैयार खड़े थे। लूसी को वो हैवी डोज मिलना शुरू हो गया और बाहर भयंकर फायरिंग शुरू हो गई जिसमें बहुत से लोग मारे गए। पियरे को गोली लगी लेकिन वो लूसी को टाइम देने के लिए डटा रहा। उस केमिकल का तुरंत असर हुआ। उसके मुंह से एक तेज रोशनी निकली जबकि उसका शरीर फैलने लगा और आसपास की मशीनों और एनर्जी से जुड़ने लगा। 80% दिमाग खुलते ही उसके सामने से वो लैब गायब हो गई। उसकी जगह एक सफेद जगह आ गई जहां उसने एक ऐसी अनजान टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर बना दिया जिसमें वो अपना सारा ज्ञान और अपनी खुद की आत्मा डाल रही थी। बाहर अभी भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। एक ग्रेनेड ने लैब का गेट उड़ा दिया जिससे लूसी अलग अलग टाइम में ट्रैवल करने लगी और धरती के बनने से लेकर आज तक के इंसानी इतिहास को देखने लगी। अपना काम करते करते जैंग उसके सामने आ गया और उसने उसके सिर पर बंदूक तान दी। जैसे ही लूसी का दिमाग 100% हुआ वो वहाँ से गायब हो गई। जैंग ने गोली चलाई लेकिन कुर्सी खाली थी और लूसी के कपड़े जमीन पर गिर गए। वो माफिया बौखला गया और चिल्लाकर पूछने लगा कि वो कहाँ है। उसे लग रहा था कि ये कोई धोखा है, लेकिन तभी पियरे
ने उसे कई गोलियां मार दी और उसका खेल खत्म कर दिया। उस कंप्यूटर ने एक हाथ आगे बढ़ाया और नॉर्मन को एक यूएसबी ड्राइव दी, जिसे उसने बड़ी हैरानी से पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद वो कंप्यूटर गायब हो गया। पियारे हैरान था और सोचने लगा कि लूसी कहाँ गई। तभी उसके फोन पर एक साफ मैसेज आया, मैं हर जगह हूँ। लूसी ने धरती पर जिंदगी शुरू होने के करोड़ों साल बाद इंसानों को ज्ञान का एक ऐसा खजाना दे दिया था, इस उम्मीद के साथ कि इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाएगा। और इस तरह ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। घंटी को भी दबा दें ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में।